हेलो एंड वेलकम टू एसएमआस क्लासेस वंस अगेन। आज पार्टनरशिप का जो आखिरी भाग है और इससे एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही रहेगा, ये कंपलसरी है, क्वेश्चन होगा ही होगा और 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा और वो उस टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या नाम है उसका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया, मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गया। इतने दिन से जो हम लोग कर रहे थे, ठीक है, वो कर रहे थे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कर रहे थे हम लोग? जी हाँ, हम लोग कर रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग कर रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ क्या कर रहे थे हम लोग? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम लोग कर रहे थे। और रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि फिर से बनावट आना, पार्टनरशिप का फिर से बनावट, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होता है और उसके जगह पे नया पार्टनरशिप शुरू होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप एडमिशन किया, हम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने रिटायरमेंट किया, हम लोगों ने डेथ किया, ठीक है, एडमिशन कम रिटायरमेंट भी होता है। तो ये इन सभी केसेस में, मान लो एडमिशन के केस में ए और बी दो पार्टनर थे और एक नया पार्टनर आ गया, कौन? सी। तो सी के आने के बाद ए और बी का पार्टनरशिप खत्म हो गया और उसके जगह पे ए बी और सी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया। तो हम लोग दोनों को हमारा जो होगा, तो ये है क्या? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। एक हो गया रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे। अब ये तीन पार्टनर्स में से क्या हो गया कि एक पार्टनर जो है ना, ये वाला, मान लो सी रिटायर हो गया, तो ए बी और सी तीन का पीएसआर था, अब उसमें से एक चला गया तो बच गया कौन? ए और बी। तो ए और बी रह गए हैं, तो वो भी नया पार्टनरशिप नया पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया जब पुराना पार्टनरशिप खत्म हुआ। डेथ में क्या होता है? मान लो कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, अब मान लो कोई एक का मौत हो गया, मान लो ए मर गया, तो बी और सी ने डिसाइड किया कि वो लोग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि नहीं, हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं, तब ये क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन में चला जाएगा। लेकिन जब म्यूचुअली जब ये तय किया जाएगा कि नहीं, हम लोग अब बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ए मर गया, उसके जाने के बाद सब कुछ चला गया, है ना, वही बेचारा ज्यादा काम करता था, हम लोग तो कोड़िया लोग थे, तो हम लोगों से ये काम होने वाला नहीं है यार, छोड़ो, डिसॉल्व करो और जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट वेमेंट करके हटाओ, प्रॉपर्टी को बेचो, है ना, लाइबिलिटी का उसी से पेमेंट करो, जो पैसा बचेगा हम लोग आपस में बांट के बिजनेस को क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं। तो डेथ के भी केस में वही हो सकता है। रिटायरमेंट, मान लो कि रिटायरमेंट के केस में कोई एक पार्टनर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग अब बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। वो लोग क्या करेंगे? बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो वो रिटायरमेंट हो गया। लेकिन डिसोल्यूशन कब हो जाता है? जब बाकी के पार्टनर्स जो बचे हैं, वो पार्टनर्स अब ये चाहते हैं कि अब वो पार्टनरशिप बिजनेस को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे नहीं। तो रिटायरमेंट के बाद जो है ना, ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे, अब ए बी और सी, सी अगर रिटायर हो जाता है तो ए और बी आपस में डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो बिजनेस रखेंगे नहीं, वो बिजनेस को नहीं रखेंगे, ठीक है, और अब उन लोगों को बिजनेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो म्यूचुअली भी हो सकता है कि हाँ भाई, अब बिजनेस रखना नहीं है, बिजनेस को डिसॉल्व करना है। ये डिसॉल्व करने का प्रोसेस ही हम लोग डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो केसेस बहुत सारा हो सकता है। तो जब हम लोगों को बिजनेस रखना ही नहीं है तो उसे हम लोग क्या कहता है? डिसोल्यूशन। अब डिसॉल्व करना है, तो डिसॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि डिसोल्यूशन का बहुत सारा कारण हो सकता है
है ना। ये कारण हो सकता है कि बिजनेस चल नहीं रहा है ठीक, चलो अब डिसॉल्व कर लिया जाए। दूसरा कारण है कि जो इंपॉर्टेंट पार्टनर था उसका डेथ हो गया, डिसॉल्व कर दिया जाए। कोई इंपॉर्टेंट पार्टनर था वो रिटायर हो गया, डिसॉल्व कर देना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई बहुत कमा लिए, बहुत दिन काम हो गया, अब साथ में रहकर काम नहीं किया जा सकता है, बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई होना है, भाई डिसॉल्व कर दो, तो बिजनेस डिसॉल्व हो गया। कोई एक पार्टनर पागल हो गया तो डिसॉल्व कर दिया। तो कोई भी रीजन हो सकता है डिसॉल्व करने का, कि जब हम लोग अब देखते हैं कि भाई अब ये पार्टनरशिप चलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिसॉल्व करते हैं। तो डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है, बस ये छोटी सी बात पे आप ध्यान दे दो, आपको अपने आप डिसोल्यूशन आ जाएगा। कैसे? कि अगर आप ये सोचते हो कि बिजनेस अब रहेगा नहीं, तो बिजनेस नहीं रहेगा तो बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटीज ही होगा, तो बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटीज भी अब नहीं रहेगा। तो लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एसेट को बेचना होगा। तो सबसे पहला काम है आपको एसेट को बेचना है। पहला काम क्या होगा, सेल ऑफ एसेट्स। पहला काम क्या है, सेल ऑफ एसेट्स। आपको अपने एसेट्स को बेच देना है। दूसरा काम क्या है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तीसरा काम क्या है, अब देखो मान लो कि हमने एसेट को बेच दिया है 1 लाख में, मान लो ये बात, और आपने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया 80,000 रुपया में, तो 20,000 रुपया जो है ना फायदा जो इसमें हो गया, तो वो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर लोग बांट लेंगे और हम लोग सेटल कर लेंगे। जिनका सेटलमेंट ऑफ कैपिटल क्या करेंगे, सेटलमेंट ऑफ कैपिटल सबसे लास्ट में होगा। समझ पाए ना आप लोग, क्लियर है। सेटलमेंट ऑफ पार्टनर मतलब कैपिटल को किस तरीके से हम लोग सेटल करेंगे आपस में। देख लेन देन है, तू इतना रख, मैं इतना रखता हूं, है ना, तेरा ये हिस्सा बनता है, मेरा ये हिस्सा बनता है। अच्छा वो चीज बिका नहीं है, मैं टेक ओवर कर रहा हूं, वो चीज नहीं बिका, तू टेक ओवर कर, है ना। मान लो कोई फर्नीचर नहीं बिका, ठीक है, उसे मैं अपने घर ले जा रहा हूं। कोई एक पार्टनर बोलता है अच्छा ये मशीन नहीं बिक रहा है ना, एक काम कर मुझे दे दे, मैं काम चला लूंगा उसे। तो सब ये टेक ओवर का काम शुरू होगा, मतलब ये कैपिटल का सेटलमेंट है। किस चीज का सेटलमेंट है, कैपिटल का सेटलमेंट। तो ये सारा चीज आ सकता है। इसके दौरान में बहुत तरह का खर्च भी आ सकता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस हम लोग उसे कह सकते हैं। क्लियर है। तो कुछ भी एसेट एंड लाइबिलिटीज को बेचने के लिए और सेटल करने के लिए, इन दोनों चीज के लिए ना एक अकाउंट खुलता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या कहते हैं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारा एसेट को भेज दिए, हमने क्या किया, सारे एसेट्स को लिया, सारे एसेट सारे प्रॉपर्टी को हमने रियलाइजेशन में डाल दिया, है ना। सारे लाइबिलिटीज को हमने इकट्ठा किया और सबको रियलाइजेशन में डाल दिया। ये बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है कि बहुत लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं कि भैया पैसा दे पैसा दे पैसा दे, और बहुत लोगों से हम लोग मांग रहे हैं कि भाई हमारा पैसा बाकी आप हमें दे दो। तो अब क्या किया हम लोग, एक डेट फिक्स किए, और डेट फिक्स करने के बाद हमने जिसको जिसको हमें देना है हमने उसको एक जगह पे बुला लिया। एग्जाम्पल के तौर में हमने किसी हॉल में बुला लिया, किसी होटल में बुला लिया सभी लोगों को, और जिनसे हमें लेना है उनको भी हम लोगों ने बुला लिया कि भाई आओ सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ भी ठंडा गर्म कर लेंगे यार, 19-20 कर लेंगे, सेटल करो, अब सेटल कर दो, है ना, आप आओ आ जाओ। तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, उन सारे पार्टीज को जिनसे पैसा लेना है उनको भी वहीं बुलाएंगे, और जिनको देना है उनको भी बुला लेंगे, एक ही जगह पे दोनों होंगे। तो इसी तरीके से ये रियलाइजेशन अकाउंट भी है, क्या है, एक ही जगह पे दोनों होंगे, वहां पे एसेट्स को भी बुला लिया जाएगा और वहां पे लाइबिलिटीज को भी बुलाया जाएगा। ठीक है, अब हम अपने सारे एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे, जैसे जैसे बेचेंगे वैसे वैसे अपने लाइबिलिटीज को पेमेंट करना शुरू करेंगे। पैसा आएगा पेमेंट करेंगे, पैसा आएगा पेमेंट करेंगे, पैसा आएगा पेमेंट करेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब मेरे पास सारा एसेट वगैरह बेच दिए और लाइबिलिटीज पूरा पेमेंट नहीं हो पाया, तो हम लोगों को अपने कैपिटल से बेचना पड़ेगा, अपने घर से पैसा लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये लिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो भैया जी अगर कोई लाइबिलिटी बच जाए तो हमें घर से लाकर उसका पेमेंट करना पड़ेगा।
घर बेचना पड़ सकता है ना, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ सकता है, ठीक है, उस वक्त तक बेचना पड़ेगा जब तक के हमें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना कर दिया जाए। और ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करेगा? मैं खुद नहीं, कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि हाँ हम इंसॉल्वेंट, हम फकीर हो गए या फिर हम कंगाल हो गए और मेरे पास अब देने लायक कुछ रहा नहीं। ये कोर्ट डिसाइड करेगा। समझ गए बात? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ ऐसा थ्योरीज जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा है, नोटिस के द्वारा, म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब हो जाता है, तो ये सारा जो है ना हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ लेना। हम लोग डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज में चलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अकाउंटिंग एंट्रीज सीख लेते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग एक सम्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद आज का देखो, यहाँ पे बहुत सारा अकाउंटिंग एंट्रीज लिखा है ऑलरेडी पहले से, है ना, तो आप लोग इसको भी पढ़ना, और इसको हम लोगों ने समराइज्ड वे में भी लिखा है यहाँ पे, समराइज्ड वे में। तो आप एक बात को समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो, हमने क्या बोला, जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज मेरे बैलेंस शीट में होगा, सम्स में एक बैलेंस शीट देगा, तो उस बैलेंस शीट के सारे चीजों को आपको क्या करना है, कहां कहां ट्रांसफर कर देना है? रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब रियलाइजेशन जो है ना वो एक अकाउंट होगा। रियलाइजेशन क्या होगा? एक देखिए, रियलाइजेशन एक अकाउंट है। ठीक है, समझ जाओ, एक रियलाइजेशन अकाउंट होगा, इसके डेबिट में और क्रेडिट में एंट्री होना है। देखिए, अगर आपके बैलेंस शीट में सारा एसेट है तो वो सारे एसेट को अगर ट्रांसफर करोगे, तो एसेट को अगर ट्रांसफर करना है तो एसेट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। जहां ट्रांसफर होगा वो हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सारे एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दोगे, पहले सारा पूरा बैलेंस शीट खाली कर दो, कैश छोड़कर, कैश छोड़कर। ठीक है, सारा कैश छोड़कर आप जितना भी एसेट है उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, दूसरा ये बात है कि कोई भी अगर लाइबिलिटीज है तो वो लाइबिलिटीज को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर हम उसे ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री होगा लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, सारा यहां ट्रांसफर कर दो। अब सब कुछ यहां है। अब मान लो ये एसेट बेचोगे, तो जब बेचोगे तो एंट्री क्या होगा? कैश आएगा, और टू एसेट तो डेबिट रहा ही नहीं, एसेट को तुमने ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। तो भैया जी, अब जब पैसा आएगा ना तो सिंपली वो रियलाइजेशन के लिए इनकम होगा, और अगर पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंस होगा। तो रियलाइजेशन के लिए इनकम और रियलाइजेशन के लिए एक्सपेंस, अगर इनकम होगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस होगा तो डेबिट। तो यही बताता है कि ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, सब्र किया करो थोड़ा, सब बताएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब जो भी चीज है, अब सब कुछ रियलाइजेशन में है। अब ना मेरे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तबाह हो चुका है, निस्तनाबूद हो चुका है, खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है, इस दुनिया से मिट चुका है। ठीक है, तो अब जो है, अब वो है ही नहीं, बैलेंस शीट अब है ही नहीं, तो अब उसके बारे में सोचना नहीं है, अब सिर्फ सोचो रियलाइजेशन के बारे में। रियलाइजेशन के लिए इनकम क्या होगा? जब आप एसेट बेचोगे तो रियलाइजेशन का इनकम होगा, तो जब बेचोगे तो कैश में आएगा पैसा, तो बाय कैश लिख देना। ठीक है, सोल्ड। और जब पेमेंट करोगे तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश, पेड। अब किसी को भी पेड करो, डेबिट साइड में एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ऐसे ही होगा। अब मान लो रियलाइजेशन का खर्च हुआ, अब भाई एसेट लाइबिलिटीज खरीदोगे, बेचोगे, दिन भर थक जाओगे, चाय पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, है ना, और इसके अलावा जो भी आदमी को अपॉइंट करोगे उसका भी तो खर्चा वर्चा है कि नहीं है,
है ना। जिस आदमी को बेचेगा वो सामान दिखाएगा, देखिए ये फर्नीचर है, इसका एक टांग टूटा हुआ है ना, ये मशीनरी है, इसका नट बोल्टू सरका हुआ है, बेकार है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है, आप ले जाइए इसको सस्ता में। भूखने वाला एक आदमी होगा तो वहां पे, तो वो तो सामान को बेचेगा ना, सेल्समैन आपका, है ना। तो जो ऑक्शन कराता है, एक्चुअली ये एक्चुअली ऑक्शन होता है, समझे। एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलेंगे, उसको सेल करने का किसी को जिम्मेदारी दी है, तो उसको तो कुछ कुछ तो खर्चा करोगे, कुछ लीगल खर्चा होगा, तो इन सब को हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जो भी एक्सपेंस होगा, रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड टू इट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पे सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा, सारा रियलाइजेशन एक्सपेंस होगा यहाँ पे। ठीक है। उसी तरीके से एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, मान लो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, एक एसेट जो मेरे बुक्स में था ही नहीं। जब हम लोग जब हम लोग सब बेचना शुरू कर रहे थे, तो देख रहे, अरे ये तो कचड़ा यहाँ रखा हुआ था, कितने दिन से पड़ा हुआ है, बहुत पुराना डाई, जंग, पूरा उसमें जंग लग गया, है ना, रस्टिंग पकड़ लिया उसमें, है ना। तो अब क्या करोगे, वो बेकार चीज है, एकदम पड़ा हुआ है, स्क्रैप है वो, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है वो एसेट मेरे इसमें रिकॉर्डेड नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड वो कभी किया ही नहीं गया है, लेकिन देखे पड़ा हुआ है। कबाड़ी वाले को बुलाए और उसने उसका 5,000 रुपया दे दिया, पैसा आया ना, बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम। अब तो बिजनेस रहा नहीं, रियलाइजेशन के बारे में सोचो, रियलाइजेशन क्या क्या हुआ, ये इनकम हुआ। तो जब इनकम होगा तो कहां एंट्री होगा, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कैश आना ही है, तो यहां लिखोगे अनरिकॉर्डेड, क्या लिखोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। कैश के अंडर में कैश आएगा, सबको कैश के अंडर में लिखना है, अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। क्लियर है। उसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकता है, कोई ऐसा लाइबिलिटी जब हम अपने अकाउंट मेंटेन करने के टाइम में वो लाइबिलिटी लिखते ही भूल गए, जब हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे तब वो आदमी आया, अरे भैया मेरा पैसा बाकी था, आप दीजिएगा नहीं, अरे कब का, अरे जा, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है ना, जिसको रिकॉर्ड किए ही नहीं थे, अब अचानक से आ गया, आ गया। अब वो तो दिखा रहा है कि देखिए आपका नाम का बिल था, अब तो मेरा बिजनेस रहा ही नहीं, बैलेंस शीट क्या हो चुका, तबाह, निस्त नाबूद, लुप्त, खत्म। तो ये सारा चीज जो हुआ, अब तो बैलेंस शीट है नहीं, अब तो ये अनरिकॉर्डेड है। तो अब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने से मेरा क्या है, लॉस एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा मेरे पास से, तो यहां पे होगा अन रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया। उसी तरीके से कोई अगर ओनर है, कोई ओनर है ना, ओनर मतलब पार्टनर, कोई पार्टनर अगर है, वो बोलता है नहीं देखो भाई इतना सारा एसेट है, एक काम की ना फर्नीचर हमको दे दीजिए, मेरा घर में ना सोफा वोफा है नहीं, दे दीजिए हम रख लेंगे। तो भैया टूटा बनवा लेगा, कारपेंटर को रखेगा, एक दिन में 1,000 रुपया पेमेंट करेगा, उसको बनवा लेगा, पेंट फेंट करा के बोलेगा नया फर्नीचर लाया घर पे बीवी को, समझे, बीवी भी खुश, ओ माय गॉड नया फर्नीचर आया। तो अब क्या है कि वो फर्नीचर को मान लो वो टेक ओवर करना चाहता है, तो बाकी का पार्टनर मान लेगा, हाँ ले जा, मान जाएगा, नहीं मानेगा, एकदम नहीं मानेगा, बोलेगा देख भाई जो भी है 18,000 का फर्नीचर है, तुमको कितना में चाहिए। वो बोला कि देख बाहर बेचेगा 16,000, हम 16,000 में ले ले रहे हैं, टेक ओवर कर लेगा वो। कितना में टेक ओवर कर रहा है, 16,000, मतलब उसका कैपिटल का हिस्सा हो गया, उसको कैपिटल में 16,000 कम मिलेगा। जब कैपिटल पेमेंट किया जाएगा तो उसको हम 16,000 कम देंगे, तो इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। मेरा एसेट एक तौर पे बिका है, इनकम हुआ है, लेकिन कैश में इनकम नहीं हुआ, कैपिटल में इनकम हुआ। किसी का कैपिटल घटा है, किसका कैपिटल घटा है, मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर था, ए ने टेक ओवर किया, ए ने क्या किया है, तो ए का कैपिटल घट जाएगा, तो ए का कैपिटल डेबिट होगा, और रियलाइजेशन के लिए तो इनकम ही कहलाएगा, तो टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या बोल के लिखेंगे, बाय पार्टनर कैपिटल, मतलब बाय ए कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल जो हम लोग कैपिटल अकाउंट को जो बंद करेंगे वो सारा कैपिटल अकाउंट से पोस्ट होगा। क्लियर है, ओ माय गॉड, टू पार्टनर कैपिटल। क्लियर है बात, समझ गए। अब जो है जैसे एसेट टेक ओवर हो सकता है,
उसी तरीके से लाइबिलिटीज भी टेक ओवर हो सकता है। जैसे कि ये एसेट टेक ओवर हुआ है ना, एसेट्स टेक ओवर, तो ये एसेट टेक ओवर हुआ है। कोई भी पार्टनर टेक ओवर कर लेना एसेट, तो रियलाइजेशन तो बोलेगा भाई मेरे लिए इनकम है, बाकी तुम अपना कैपिटल से समझो, उनका कैपिटल घट जाएगा। अगर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेता है, बिजनेस के ऊपर कर्ज, और वो कर्ज ले लिया किसी पार्टनर ने अपने सर पे कि भाई बिजनेस का कर्ज नहीं होना चाहिए, ये कर्ज मेरा कर्ज है, ये कर्ज मेरा कर्ज है, तो इसका मतलब वो अब उसका भी हिसाब है इसमें। क्या हिसाब है? कोई क्रेडिटर को बोला कि देख क्रेडिटर सुनना, बिजनेस का अवस्था बहुत खराब है, हमको नहीं लग रहा है तुमको पैसा मिलेगा, तुम एक काम करो, तुम्हारा 20,000 ड्यू है ना, हम तुमको पेमेंट करवा रहे हैं, हम तुमको 20,000, हम तुमको 18,000 रुपये में डन कर दे रहे हैं, हम करेंगे पेमेंट, कितना में करेंगे? 18,000 में। ठीक है, ठीक है, लोगे? तो क्रेडिटर बोला ओके हम ले लेंगे। ये आया बिजनेस में, बोला गया सुनो ये लाइबिलिटी है ना 20,000 का, हम टेक ओवर कर ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम टेक ओवर कर ले रहे हैं। तो वो लाइबिलिटी को कितना में टेक ओवर कर लिया? वो 20 में टेक ओवर कर लेगा। तो टेक ओवर करेगा तो एंट्री क्या होगा? हाँ, तो एंट्री होगा टू पार्टनर कैपिटल, उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो लाइबिलिटी टेक ओवर किया है, तो उसका कैपिटल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी टेकन ओवर, लाइबिलिटी टेकन ओवर कर लिया, वो 20 में टेक ओवर। अब उसका सर दर्द है, उसको वो कितना में सल्टाएगा? 20 में, 18 में सल्टा दे, 15 में सल्टा दे, और वो उसका अपना पर्सनल फायदा होगा। समझ गए? क्लियर है? तो ये सारा चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें से प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो जैसे प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बस इसी का ये फॉर्म है अलग, यहाँ पे जो लिखा है बस इसी का शक्ल है। ठीक है, लाइबिलिटी जब उसको दे रहे हैं वो डायरेक्ट क्रेडिटर को नहीं दे रहे, कौन? अब ये बोला हम टेक ओवर कर ले रहे हैं, जब उस बिजनेस को भी उसको ही देना है और ये भी उसी को दे रहा है, वो 19 में टेक ओवर कर लेगा, बोलेगा हम 19 में टेक ओवर कर रहे हैं, वो उसका सर दर्द है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये रूल है कि हम ये टेक ओवर कर रहे हैं, कौन झमेला में रहेगा पेमेंट करने के लिए? चलो भाई हम टेक ओवर कर लेते हैं, वो मेरा सर दर्द है, हम पेमेंट कर देंगे, तुम चिंता मत करो। समझे? तो ऐसा होता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए कि आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले ओपन अ रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर ऑल एसेट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। डेबिट में हमने सारा एसेट को ट्रांसफर किया था, एंट्री हुआ था रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट। अब इसमें कुछ ऐसी बातें जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? कैश एंड बैंक शुड नेवर बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। कैश और बैंक बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफर क्यों नहीं होगा? कैश को बेचोगे, ए भाई 5,000 का गड्डी है ना, प्लीज 4,000 में ले लो ना ऐसा होता है क्या? तो कैश को बेचोगे, है ना? हाँ, तुम लोग कर सकते हो ऐसा, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। इधर देखो, वो उसका बिजनेस है, बेवकूफी मत करो, वो उसका बिजनेस है, वो बिजनेस है नया नोट खरीदने और बेचने का, वो उसका बिजनेस है। यहां पे बोला जा रहा है बिजनेस किसी और चीज का है, बिजनेस है किसी और चीज का, अब उसमें तुम कैश बेच रहे हो, है ना तो सुनो इधर, इफ डेटर लेस पीबीडी इज गिवन इन द बैलेंस शीट देन डेटर शुड बी ट्रांसफर्ड एट ग्रॉस फिगर। देखो डेटर लेस पीबीडी बोल के होता है ना, बैलेंस शीट में डेटर लिखा रहता है ना, डेटर लिखा रहेगा, लेस पीबीडी लिखा रहेगा। तो आपको क्या करना है, डेटर को ग्रॉस फिगर में ट्रांसफर करना है एसेट में। और बोलोगे सर पीबीडी का क्या करें? पीबीडी को लाइबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट में ट्रांसफर, उल्टा साइड में ट्रांसफर कर देना है। बात एक ही है, सेम, लेकिन यही तरीका है कि अगर पीबीडी क्योंकि लाइबिलिटी होता है तो उसको लाइबिलिटी जैसा ही ट्रीट करना है और एसेट को ग्रॉस फिगर में ट्रांसफर करना है। तीसरा बात, अच्छा यही काम किसके साथ होगा? पीडीडी के साथ भी यही काम होगा।
पीडीसी के साथ भी यही काम होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, जो लाइबिलिटी होता है उसके साथ भी वही काम होगा। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के साथ जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है तो इन्वेस्टमेंट ग्रॉस फिगर पे ट्रांसफर होगा और उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, लाइबिलिटीज में। क्लियर, ठीक है। अब इफ देयर इज एनी फिक्टिशियस एसेट, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, देन इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। फिक्टिशियस एसेट इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो ये जो सारा चीज है ये सारा फिक्टिशियस एसेट है और ये सारा फिक्टिशियस एसेट कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल में। इससे कैपिटल घट जाता है। कैपिटल क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है। अभी हम लोग एक सम्स करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ट्रांसफर और लाइबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, सारा का सारा लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। जैसे कि हमने आपको एंट्री बताया था, लाइबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन, सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर से वही कहानी फिर से शुरू। जैसे कि कैपिटल रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसी तरीके से रिजर्व क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, सॉरी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो कहां जाएगा, कैपिटल। पीएल क्रेडिट बैलेंस ये भी वैसा ही होगा, शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, दीज आइटम शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नोट नंबर 2, इफ जेएलपी रिजर्व इज गिवन देन इट शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर जेएलपी रिजर्व है तो उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन इफ जेएलपी फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज गिवन देन इट शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन। अगर फंड नाम से है, अगर उसका जेएलपी का फंड एक बना हुआ है अलग से, है ना, तब जाके ये आप वहां लिख देना, कहां पे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। इफ क्रेडिटर लेस पीडीसी इज गिवन, क्रेडिटर को ग्रॉस फिगर में क्रेडिट में लिखना है और उसका पीडीसी जो होगा उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, उल्टे साइड में। नेक्स्ट और क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन एंड पार्टनर वाइफ्स लोन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनर का लोन क्या करना है, पार्टनर का लोन कैसे ट्रीट करना है। किसी पार्टनर का पार्टनर ने अगर लोन दिया हुआ है, क्या क्या है, किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसके लोन को पहले पेमेंट कर देना है कैश में। कैश जो अवेलेबल है, अगर नहीं है तो एसेट बेच के जो पैसा आएगा पहले पार्टनर का लोन दे देना। भाई पार्टनर ने लोन दिया हुआ बिजनेस, उसको लोन का पैसा पहले क्लियर कर दो, तो डायरेक्टली पेमेंट होगा। इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, डायरेक्टली पेमेंट होगा। समझ गया, पहले वो पेमेंट, कैपिटल का सेटलमेंट बाद में होगा। हो सकता है कैपिटल का पैसा कम मिले, कोई चाहेगा कि लोन का पैसा कम मिले, नहीं, कैपिटल का पैसा कम मिलेगा आपको बर्दाश्त होगा, लेकिन आपने लोन दिया था बिजनेस को और लोन का पैसा आपको कम मिलेगा तो, है ना। तो यहां पे क्या होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स वाइफ लोन शुड बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी लोन। अब पार्टनर का वाइफ ने अगर लोन दिया है या पार्टनर के फादर ने लोन दिया है या पार्टनर्स के मदर ने लोन दिया है, यहाँ पे एग्जांपल वाइफ है तो हमने वाइफ को ही लेकर यहाँ पे इन्वॉल्व करवा दिया है उसको, है ना। तो पार्टनर के वाइफ ने अगर लोन दिया है बिजनेस को, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि उसको ऑर्डिनरी लोन ट्रीट किया जाएगा, उसको पार्टनर का लोन ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड शुड बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वो कहां क्रेडिटेड होगा, रियलाइजेशन में। क्लियर। तो एंट्री होगा व्हेन एसेट रियलाइज कैश टू, हाँ जब एसेट रियलाइज होगा, हमने बताया था ना, एसेट को तो तुमने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया है, और जब उसका कैश रियलाइज होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। क्लियर। दूसरा, व्हेन एनी एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर कोई भी एसेट टेक ओवर कर लेता है तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमने बताया ना कैसे होगा, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, ऐसा एसेट जो अनरिकॉर्डेड है, जो पहले से एसेट था ही नहीं, सीधी सी बात है, रियलाइजेशन के लिए इनकम है, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, कैश आएगा, कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। व्हेन information regarding set off of debtor and creditor is given, then do not transfer debtor and creditor to realization account। मान लो कि डेटर एंड क्रेडिटर का अगर सेट ऑफ के बारे में अगर बोला है कि डेटर क्रेडिटर से सेट ऑफ होगा या क्रेडिटर डेटर से सेट ऑफ होगा, सेटलमेंट होगा, तो आप उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना। डेटर और क्रेडिटर का अलग से अकाउंट खोलना
और उनको एक दूसरे से सेटल करना, जो बचेगा उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगा सन्डी क्रेडिटर। ये कैसे होगा? सम्स हम लोग जब करेंगे तब होगा। लाइबिलिटी को पेमेंट करने का एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, कैश जा रहा और सब कुछ पेमेंट और रिसीव रियलाइजेशन से ही करना है आपको। ठीक है, एक ये लाइन है, इफ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या कि इफ नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज गिवन, if no information regarding payment of any liability is given, it means it will be paid in full। मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है, दो तीन तरह का लाइबिलिटी आपके सम्स में है। कितना तरह का लाइबिलिटी है? दो तीन तरह का लाइबिलिटी आपके सम्स में दिया हुआ है। अब दो लाइबिलिटी के बारे में बोल दिया है कि हाँ भाई उसको उतना में ही पेमेंट होगा, उसको उतना में ही पेमेंट किया जाएगा। बोल दिया है कि उसको पेमेंट, दो लाइबिलिटी का पेमेंट दिया हुआ, तीसरा लाइबिलिटी के बारे में कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो आप ये मान लोगे कि जितना का लाइबिलिटी है उतने में पेमेंट हो गया वो। लेकिन एसेट के बारे में उल्टा बात है। मान लो तीन तरह का एसेट है और दो एसेट का इंफॉर्मेशन दिया है कि वो इतना इतना में बिका है, और तीसरे एसेट के बारे में कुछ बोला नहीं है कि बिका है कि नहीं बिका है, तो आप मान लेना नहीं बिका है। समझ गया? लेकिन लाइबिलिटी के केस में उल्टा है। लाइबिलिटी में मान लो तीन तरह का लाइबिलिटी है, दो लाइबिलिटी के बारे में जिक्र किया है कि हाँ भाई इतना इतना में पेमेंट हुआ है, लेकिन तीसरे लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो आप क्या मानोगे कि वो भी पेड हो गया, फुल पेड हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं। क्लियर? When liability is taken over, realization to partner capital, unrecorded liability paid, realization to cash। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, जो अभी हमने टी फॉर्मेट में बताया था आपको, है ना, बहुत आसान तरीके से वो बताया था। ठीक है, when realization expense paid, ये भी बता दिया, realization to cash if paid by any partner, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन केस है, तीन केस है भाई, तीन केस रियलाइजेशन एक्सपेंस करने का, तीन केस। पहला केस कि इफ पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे किया तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इफ पेड बाय एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने पे किया है, खर्चा था फर्म का लेकिन पार्टनर ने पेमेंट किया है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। और रियलाइजेशन के लिए तो एक्सपेंस है ना, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल होगा, क्योंकि बिजनेस का तो कैश गया नहीं, कैश किसका गया? पार्टनर का। तो पार्टनर ने मेरे होकर, मतलब बिजनेस का होकर, बिजनेस के बिहाफ में पेमेंट किया है, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ा देंगे, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू पार्टनर। इफ अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट रियलाइजेशन एक्सपेंस शुड बी बोर्न बाय द पार्टनर पर्सनली, अगर एग्रीमेंट के हिसाब से कहीं पे ये लिखा है कि पार्टनर को पर्सनली बोर्न करना था रियलाइजेशन का एक्सपेंस, रियलाइजेशन का एक्सपेंस पर्सनली बोर्न करना था, अगर ये तो इफ अब कहीं लिखा है कि पार्टनर का जो खर्च है, रियलाइजेशन का खर्च पार्टनर को उठाना था ये खर्च, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से ये खर्च पार्टनर को ही उठाना था। ठीक है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस किससे उठाना था? पार्टनर को उठाना था, पार्टनर को बॉन्ड करना था। लेकिन उस केस में क्या हुआ? पहला केस, इफ पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया, खर्च था किसका? ये पार्टनर का अपना पर्सनली था, लेकिन इसको पे किसने कर दिया? फर्म ने। तो फर्म की तरफ से पैसा गया होगा, कैश क्रेडिट होगा, और डेबिट पार्टनर का कैपिटल, कैपिटल से काट लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? पार्टनर से कैपिटल से काट लेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? इफ पेड बाय द पार्टनर्स, अगर पार्टनर का ही खर्चा है और पार्टनर ने पे किया है ना, तो कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे भाई उसका शादी है, जो करे करने दो उसको, है ना। और उसमें तुम बोल रहे हो कि अरे इतना खर्च किया है शादी में, उसको चिकन तंदूरी नहीं रखना चाहिए था, उसको उसके जगह पे जो है ना वो मुर्ग मुसल्लम रख देना चाहिए था। तो भाई इतना सोचने वाले तुम कौन होते हो?
पार्टनर का अपना पर्सनल एक्सपेंस था, उसको करने दो, उसका खर्चा हो गया, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि उस खर्चा उसके नाम का है, उसने बोला कि मुझे चिकन तंदूरी बनवाना है और उसका चिकन तंदूरी का पैसा आपने पेमेंट कर दिया, तब क्या करोगे? पैसा आपके पास से जाएगा और आप चार्ज करोगे उसके नाम पे। समझ गए? तो इसके लिए यही बात आपको बोला है यहां पे, पहला पार्ट में तो यही बोला है, अगर फॉर्म पे कर देता है तो फॉर्म की तरफ से पैसा गया, लेकिन ये खर्चा था पार्टनर का, तो पार्टनर से चार्ज कर लेंगे, पार्टनर कैपिटल टू कैश। क्लियर? और इफ पेड बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने पे किया, पार्टनर का ही खर्चा अगर पार्टनर ने पे कर दिया, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा, है ना। क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे तब हम आप लोग को समझा देंगे। इसमें हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा सम्स करते हैं, बहुत ही खूबसूरत। क्वेश्चन नंबर 3 पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। एकदम एकदम बहुत जल्द बनेगा ये, बहुत जल्द, बहुत छोटा सम्स है, एकदम प्यारा सा। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में इसका मार्जिन खींचेंगे, उसके बाद आधा घंटा सम्स लगेगा। खैर उतना लंबा नहीं है, आप लोग देख लीजिए, बहुत आसान सा है क्वेश्चन। देखो कितना जल्दी होता है, बहुत क्विकली होगा ये, ठीक है। सम्स करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें। एक हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हम लोग एक कैश का अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। देखिए, एक होगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक होगा कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, या कैश एंड बैंक भी लिख सकते हैं। कैश और बैंक दोनों ही इसमें खुल सकता है, ठीक है, और या दोनों भी खुल सकता है, एक साथ दोनों लिख देना, ठीक है। अब देखो, सम्स करने का सबसे आसान तरीका यह है, सबसे आसान तरीका यह है कि पार्टनर का कैपिटल से रिलेटेड है जो भी है वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, और जो भी एसेट है वो ट्रांसफर होकर डेबिट में आएगा, और जो भी लायबिलिटी है वो ट्रांसफर होकर क्रेडिट में। एक बार ये ट्रांसफर हो गया, बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। पहले हमें बैलेंस शीट को खत्म करना है एक एक करके, सुन लो। पहले कैश है आपका कितना रुपया? 1500। इसे यहां से हटाकर कैश अकाउंट के डेबिट में परमानेंटली अब ये ट्रांसफर हो गया, तो एंट्री क्या होगा? टू बैलेंस बीडी, कितना रुपया? 1500। ये खत्म हो गया, अब उसका कहीं पे चार्ज। अब डेटर स्टॉक बिल्डिंग, डेटर स्टॉक बिल्डिंग और फर्नीचर, तो ये कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में, तो लिखेंगे टू डेटर। आप एक काम करो ना, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, और डैश दे दे के सारा लिख दो, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है आप अलग अलग लिखो, टू डेटर, टू डेटर, टू स्टॉक, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर। तो डेटर कितने का है? देखो है 12,500, 25,000, 60,000, 12,500, 25,000, 60,000, 15,000, हो गया ट्रांसफर। तो सारे एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया, मतलब ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर, ये पूरा खत्म हो गया, है ना। अब क्रेडिटर 32,000 का है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, तो क्रेडिटर है 32,000 का,
तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर। 32,000 का है ना, तो बाई क्रेडिटर लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर लिखो। अब ये भी हो गया ट्रांसफर। अब कैपिटल है निशिकांता एंड शशिकांता का 52 और 30, इसको भी ट्रांसफर करेंगे। कहां जाएगा ये? कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन नाम है? क्या दो नाम है? निशिकांता, शशिकांता। नाम अच्छा लग रहा है ना, मन लगता होगा तुम्हारा सम्स में। निशिकांता कितना कितना है? 52,000 और 30,000। तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। देखो ये बैलेंस शीट उजड़ गया, खत्म, उजड़ा चमन, है ना, लुप्त हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका कोई काम नहीं रहा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का जो भी आइटम जहां का था हम लोगों ने वहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए आप जरा देखिए, सोचिए, यहां पे एसेट रियलाइज्ड। अब सारे एसेट्स को रियलाइज करना है और सारे लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है। एसेट्स को रियलाइज करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, डेटर 9,000, स्टॉक 15,000, बिल्डिंग 40 में, फर्नीचर 12 में बिक रहा है। तो सबको हम लोग बेचना शुरू करते हैं। तो एसेट सारा यहाँ डेबिट में ट्रांसफर हुआ था, बेचेंगे तो रियलाइजेशन के लिए इनकम है, क्रेडिट में होगा बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। डैश दे देके एक एक करके बेचते हैं। सबसे पहले डेटर कितना में बिका है? 9,000, सबको डिटेल में लिखो। और स्टॉक 15,000, बिल्डिंग 40,000, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर, फर्नीचर ठीक है, फर्नीचर 12,000। तुम ही बताओ ना, 4 एसेट था ना, 1 2 3 4, चारों का चारों बिक गया, चारों रियलाइज किया, कुछ ना कुछ रियलाइज किया। सब मिलाकर कितना हो गया? 76,000। क्लियर? हो सकता है और भी कैश आए, अभी मत बंद करो, मे भी हो सकता है कि और भी कुछ कैश आ जाए। ठीक है, चलो, तो ये सारा बिक गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रीटमेंट हो गया, फर्नीचर बिक गया। द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट 28,000। यहां बोल दिया क्रेडिटर को पेमेंट कितना में करना है? 28,000 रुपया में। तो क्रेडिटर को पेमेंट 28 में करना है, तो लिखोगे टू कैश पेड। अब क्या क्या पेमेंट है? क्रेडिटर कितना में पेमेंट, इसे डिटेल में ही लिखो अभी, क्योंकि और भी पेमेंट है ना। एक ही लाइब्रेरी था, वो पेमेंट हो गया, बाकी और भी तो हो सकता है अनरिकॉर्डेड वगैरह। चलो, क्रेडिटर पेमेंट हो गया 28,000 का। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 5,000 रुपया का। लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब जो डिसोल्यूशन हुआ है उसका एक्सपेंस कितना पेमेंट हुआ है? पैसा गया ना हमारे पास से, तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस कहां जाएगा? डेबिट में। तो रियलाइजेशन के डेबिट में यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना था? 5,000। और कुछ तो एक्सपेंस नहीं है, 33,000 बाहर। और ये बाहर कितना गया था? 76,000। अब देखिए ना, आप देखिए तो यहां टू कैश, कैश कितना गया? गया ना। क्या कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग नहीं लिखेंगे बाय रियलाइजेशन? 33,000 लिख दिया। और ये जो है ना, बाय कैश जो लिखे हैं वो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन। कितना? 76,000। क्लियर? समझ पाए? और अब हम लोग रियलाइजेशन को पहले बंद कर लेते हैं। बंद करो। प्रॉफिट हुआ या लॉस? बताओ ना, बताओ, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? अरे भाई देखिए तो, लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो क्रेडिट में आएगा, ऑफकोर्स बैलेंस इधर आना चाह रहा है, तो बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस, लॉस आएगा तो क्रेडिट, अगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट होगा, है ना, क्योंकि इनकम ज्यादा होगा, एक्सपेंस कम होगा, तो यहां पे आएगा बैलेंस। निशिकांता एंड शशिकांता, बोलिए कितना का लॉस आया? 37,500 हो गया। अब आप ये ऐड करके ये सारा लेस कर, सॉरी, मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। 18,000
हो गया 18,750। तो अब इसे हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन लॉस। हो गया। अब देखिए अब कुछ भी बचा, एक्सपेंस पे हो गया, पास जर्नल एंट्री जा, यहां तो जर्नल बोला था, हम लोगों ने तो लेजर किया है ना। लेकिन मुन्ना सुनो सुनो, हमने ये जानबूझकर किया कि ये लेजर सिखाने के बाद जर्नल सिखाना आपके लिए बहुत आसान होगा। हम लोग एक दो सम्स और लेजर करेंगे और उसके बाद हम लोग किसी सम्स में जर्नल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ताकि आप ज्यादा समझे, जर्नल टू क्लोज द बुक ऑफ द फॉर्म एंड प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, वैसे बोला भी है अकाउंट बनाने के लिए। अब देखो अभी यहां पे आकर सम्स लटक गया है ना। अब देखिए अब सेटलमेंट होगा कैपिटल का, कौन पैसा लाएगा कौन पैसा ले जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन का जो लॉस था वो संभाल कर अब किसका पैसा निकल रहा है और किसको घर से लाना है या किसी को घर ले जाना है, कौन ले जाएगा। तो देखो इसका 52,000 बिजनेस में था और कुल मिलाकर इसके कैपिटल से कट गया इतना, तो इसका अभी भी निकल रहा है, पैसा निकल रहा है ना। टू कैश फाइनल सेटलमेंट, फाइनल पेमेंट, आप फाइनल पेमेंट लिख दें। तो इसका निकल रहा है कितना बोलो। अब 30,000 में से 18,750 गया, कितना बचा। सेटलमेंट हो गया, मतलब दोनों ही अपने घर पैसा लेकर गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेटलमेंट में कोई एक पार्टनर घर से पैसा लाना पड़ेगा उसको। चलिए ये जो टू कैश लिखे हैं ना, तो कैश के क्रेडिट में लिखिएगा बाई बोल के, बाई पार्टनर्स कैप, मतलब बाई एंस कैपिटल, और लिखोगे बाई एस कैपिटल। हाँ लिख सकते हैं अलग अलग, ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं। 33,250, उसमें 3 और इसमें 11,200। अब आप देखो ना कैश अकाउंट को जब बंद करोगे ना अपने आप मिल जाएगा, अपने आप ये मिल जाएगा। तो दोनों को करो 77,500। अब देखो ये हो गया सम्स कंप्लीट। तो आप बताओ ना, बताओ आप, क्या मजा नहीं आया क्या आपको। हाँ मजा नहीं आया डिसोल्यूशन में, है ना। नहीं आया, आज घर पे जाके 2 रोटी ज्यादा खा लेना, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के दरमियान हमारे इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।